ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार में बैठी भूमिका ने अनिका से कहा, चलो हम इंस्पेक्टर राजेश से मिलने जाते हैं। अनिका से यह कहते ही भूमिका ने जोर से एक्सीलेटर पर पांव रखा और बड़ी तेजी से कार मारवा हाउस के मेन गेट पर खड़े निखिल के बगल से निकाल कर ले गई। निखिल काफी देर तक तेजी से अपनी आंखों के सामने से भूमिका की कार को दूर जाती हुए देखता रहा। वह तब तक कार को देखता रहा जब तक कार निखिल की नजरों से इतनी दूर हो गई कि निखिल उसे देख न पाए। तेजी से कार चला रही भूमिका के चेहरे पर अभी भी काफी गुस्सा नजर आ रहा था। कुछ देर बाद अनिका ने धीमी आवाज में भूमिका से कहा, देखो भूमिका, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर मार्कस की मौत को लेकर क्या परिणाम हुए हैं। मैं तुम्हारी इमोशंस भी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर मेरी बात मानो तो निखिल अपने किए पर काफी पछता रहा है। मैं निखिल को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसे पता होता कि उस रोज उसकी वजह से मार्कस की जान जा सकती थी तो वह कभी ऐसी गलती नहीं करता। मैं जानती हूँ कि निखिल की गलती की वजह से ही मार्कस की जान गई है, मगर निखिल के इंटेंशन पर तुम भी शक नहीं करती। निखिल तुमसे सच्चा प्यार करता है, क्या तुम उसे और एक मौका नहीं दे सकती? अनिका की बात सुनने के बावजूद अनिका ने एक पल के लिए भी अनिका की ओर नहीं देखा और तेजी से कार चलाती रही। कुछ देर बाद अपने पलके झपकाते हुए भूमिका ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें निखिल की कोई गलती नहीं है। मैंने मार्कस की मौत के लिए भी कभी निखिल को जिम्मेदार नहीं ठहराया, मगर अनिका, रिलेशनशिप, शादी, इन सारी चीज़ों से मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी स्पेशल डिपार्टमेंट की सर्विस करने में बिता दूंगी। मार्कस का भी यही सपना था कि वह स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए ही काम करते करते अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा में गुजार दे। मार्कस ने अपनी आखिरी सांस तक स्पेशल डिपार्टमेंट की सेवा की। मैं भी बस वही करना चाहती हूँ और किसी बात के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मेरे दिल में कोई जज्बात बचे हैं। निखिल के साथ यह रिश्ता आगे बढ़ाकर मैं निखिल पर अन्याय नहीं कर सकती, क्योंकि निखिल को देने के लिए मेरे दिल में कोई प्यार ही नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि मार्कस के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने निखिल को जिम्मेदार नहीं ठहराया, मगर मैं जब भी निखिल का चेहरा देखती हूँ मुझे बस मार्कस की वह दर्द भरी चीखें ही याद आती है जो मरने से पहले उसने लगाई होगी। मार्कस के बारे में बात करते हुए भूमिका और भी ज्यादा तेजी से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। अनिका जान चुकी थी कि अब इस मामले में भूमिका के साथ उसे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। कुछ ही मिनट में कार पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। भूमिका स्पेशल डिपार्टमेंट की वर्दी में थी, जिसे देखते ही पुलिस स्टेशन में मौजूद सारे जूनियर और सीनियर कांस्टेबल अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर भूमिका को सैल्यूट करने लगे। अनिका भी भूमिका के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। भूमिका और अनिका को पुलिस स्टेशन में दाखिल होता हुआ देखकर इंस्पेक्टर राजेश अपनी जगह से खड़े हुए और भूमिका को सैल्यूट करते हुए कहने लगे, मैडम आप यहाँ? लगता है आप स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस का रास्ता भूल गयी, जो हम जैसे छोटे मोटे पुलिसों की मुलाजिमों के दफ्तर चली आई हैं। इंस्पेक्टर राजेश के इस तरह की रवैया से ही भूमिका को पता लग चुका था कि इंस्पेक्टर राजेश उन ऑफिसरों में से था जो पब्लिक सर्वेंट होने का दावा तो करते थे, मगर उनका असली मकसद अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना होता है। इंस्पेक्टर राजेश की आंखों में आंखें डालकर भूमिका ने पूछा, इंस्पेक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आकाश गुलेरिया एक्सीडेंट केस के बारे में आपने क्या छानबीन की है? भूमिका की आवाज में काफी गर्माहट थी। भूमिका ने जिस तरह से इंस्पेक्टर राजेश से बात की थी, कोई भी दूसरा लोअर रैंक का ऑफिसर होता तो शायद हड़बड़ा कर बातें करने लगता, मगर इंस्पेक्टर राजेश बड़ी ही कॉन्फिडेंस से भूमिका के सामने खड़े रहे। इंस्पेक्टर राजेश के चेहरे पर ना तो कोई टेंशन नजर आ रही थी और ना ही उसके रवैये में कोई हड़बड़ाहट नजर आ रही थी। बड़ी ही रिलैक्स होकर इंस्पेक्टर राजेश ने भूमिका से कहा, देखिए मैडम, पहली बात तो यह कि यह स्पेशल डिपार्टमेंट का ऑफिस नहीं है, यह दिल्ली पुलिस का एक पुलिस स्टेशन है। यहाँ की इंचार्ज और मेरे सीनियर इस वक्त राउंड पर गए हैं और हमारे पुलिस महकमे में हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर्स के ऑर्डर फॉलो करने हैं। न ही आप पुलिस महकमे की हैं और न ही इस चौकी की इंचार्ज।
इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हमारे गाइडलाइन के खिलाफ होगा। चलिए, प्रोटोकॉल के बारे में तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। आप भी अपने स्पेशल डिपार्टमेंट में कई बार इस तरह की सिचुएशन का सामना कर चुकी होंगी, मगर क्या करें, हम जूनियर ऑफिसर को अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। मैं चाह कर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर अनिका मैडम रोहित मारवा की पत्नी है और रोहित मारवा इस शहर के बहुत बड़े इंसान हैं। अब रोहित सर की पत्नी खुद चलकर पुलिस स्टेशन आई हैं, तो मुझे रोहित सर की रिस्पेक्ट रखनी होगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर भूमिका हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगी। अनिका की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर आखिर पूरे मामले को किस डायरेक्शन में ले जा रहा था। अपनी कमर का पट्टा सीधा करते हुए इंस्पेक्टर राजेश ने अनिका की ओर देखकर कहा, देखिए मैडम, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ। एक सीधे साधे एक्सीडेंट के मामले को आप ज़्यादा ही घुमाने फिराने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत बड़े आदमी की पत्नी है, मगर जरा सोचिए, एक एक्सीडेंट को अगर आप कोई नया चेहरा पहचानने की कोशिश करेंगे तो एक न सिर्फ आपके ससुराल वालों की बदनामी होगी, बल्कि जो इंसान इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, जरा उसके बारे में भी सोचिए। आकाश बाबू की पत्नी इस वक्त प्रेग्नेंट है। ऐसी गलत अफवाहें अगर उनके कानों पर पड़ेगी तो उसकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। इंस्पेक्टर राजेश की बातें सुनकर अनिका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। इंस्पेक्टर राजेश अनिका को वह बातें समझाने की कोशिश कर रहे थे जो एक डॉक्टर होने के नाते अनिका बहुत अच्छी तरह से जानती थी। भूमिका ने अनिका के चेहरे की परेशानी पढ़ते हुए इंस्पेक्टर राजेश की ओर देखकर कहा, देखिए, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ कंट्रोल रूम में चलिए। हम सीसीटीवी के जरिए देखते हैं कि आखिर एक्सीडेंट किस तरह हुआ था। भूमिका की बात पूरी होते ही इंस्पेक्टर राजेश ने अपने मुंह में पान दबाया और अपने हाथों पर लगा रंग अपने बालों पर पोंछते हुए पान चबाकर भूमिका से कहा, देखिए मैडम, या तो मैं अपनी बात ठीक से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ और या तो आप मेरी बात समझ नहीं पा रही हैं। वैसे इन दोनों में से पहले वाली बात सही हो सकती है कि मैं ही अपनी बात आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, वरना आप ठहरी स्पेशल डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी ऑफिसर बड़े से बड़े केस अपने दिमाग में ही सुलझा लेती हैं, इसलिए आपकी अक्लमंदी पर तो शक नहीं किया जा सकता। हो सकता है मैं ही अपनी बात आपको ठीक तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ। तो बात दरअसल यह है कि मैडम कि यह केस आपके डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता है और अक्सर इस तरह के एक्सीडेंट केस तो आए दिन दर्ज होते रहते हैं। और फिर यहाँ तो केस काफ़ी सिंपल है। आकाश बाबू का जो ड्राइवर था वह नशे में था। नशे की वजह से वह तेज चल रही कार पर बैलेंस घुमा बैठा और कार पलट गई। और देखिए, बेचारे ड्राइवर को अपनी गलती की सजा तो ऑलरेडी मिल चुकी है। बेचारा दम तोड़ चुका है। अब और क्या बड़ी सजा देना चाहती हो आप गुनाहगार को? अब क्या ड्राइवर की गलती की सजा उसके पूरे खानदान को देना चाहती हैं आप? भूमिका अच्छी तरह से समझ गई थी कि इंस्पेक्टर राजेश कोऑपरेट नहीं करने वाले थे। इंस्पेक्टर राजेश के रवैये से अब भूमिका को भी इस बात का शक होने लगा था कि हो न हो आकाश के एक्सीडेंट के पीछे जरूर किसी का साजिश था और उसी इंसान की साजिश के तहत इंस्पेक्टर राजेश भी केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे। जब भूमिका को एहसास हो गया कि इंस्पेक्टर राजेश कोऑपरेट नहीं करने वाले थे, तो भूमिका ने अपने बगल में खड़ी अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से। अनिका, मुझे लगता है इंस्पेक्टर राजेश यह भूल गए हैं कि भले ही यह मेरा डिपार्टमेंट नहीं है और ना ही यह केस मेरे अंडर में है, मगर एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आप भी यह बात भूल रहे हैं कि फैसला सुनाना यह कोर्ट का काम होता है और इस केस से जुड़े होने के नाते कोर्ट में आपको भी बुलाया जाएगा। आपसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे और अगर इस एक्सीडेंट के पीछे किसी का भी हाथ हुआ तो जानबूझकर इस केस को मोड़ने की कोशिश के जुर्म में आपके साथ क्या हो सकता है, यह बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इंस्पेक्टर राजेश भूमिका की बात सुनने के बावजूद बड़े ही आराम से अपने मुंह में रखा पान चबाते हुए मुस्कुराकर भूमिका को देख रहे थे। भूमिका जान चुकी थी कि इंस्पेक्टर राजेश एक निहायती करप्ट और काफी मोटी चमड़ी के इंसान थे, इसलिए अब वहां ज्यादा रुकने का कोई फायदा नहीं था। भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़ा और सीधे अनिका को पुलिस स्टेशन से बाहर ले गई। अपनी कार में बैठते ही भूमिका ने अनिका से कहा, देखो, सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए हमें लीगल तरीके से तो एक्सेस नहीं मिल सकता। मैं इस वक्त ऑफिशियली छुट्टी पर हूँ,
इसलिए स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑर्डर का इस्तेमाल करके अगर कोई भी एक्शन लेती हूँ तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हमारे पास इस सीसीटीवी फुटेज को देखने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अनिका खुद भी हैरान होकर भूमिका को देखती रही। अनिका जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा रास्ता था जिससे सीसीटीवी फुटेज को देखा जा सकता था। अपनी कार को पुलिस स्टेशन से कुछ दूर ले जाने के बाद भूमिका ने अनिका से कहा, देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन हैकरों में से एक हो और तुम बड़ी ही आसानी से ट्रैफिक अथॉरिटी के सिस्टम को हैक करके सीसीटीवी फुटेज देख सकती हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए काफ़ी आसान है। अनिका खुद भी जानती थी कि वह बड़ी ही आसानी से ट्रैफिक अथॉरिटी के सिस्टम को हैक करके सीसीटीवी फुटेज देख सकती थी, मगर अनिका यह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। अगर अनिका से एक छोटी सी भी गलती होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ट्रैफिक अथॉरिटी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनिका को कंफ्यूजन में देखकर भूमिका ने अनिका से कहा, देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, मगर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम एक जीनियस हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना काम बारीकी से करना अच्छी तरह से जानती हो। किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। बस किसी तरह मैं एक बार आकाश के एक्सीडेंट की फुटेज देख सकूं तो हमें पता चल सकता है कि आखिर आकाश के एक्सीडेंट के पीछे का क्या राज छिपा है। खुद अनिका भी यह जानना चाहती थी कि आखिर आकाश के एक्सीडेंट के पीछे क्या क्या राज था। अगर आकाश का एक्सीडेंट किसी की साजिश थी तो अनिका जल्द से जल्द आकाश के कातिलों तक पहुंचना चाहती थी। जैसे ही अनिका की नजरों के सामने आकाश का जख्मी चेहरा फिर से नजर आने लगा, अनिका ने अपने मोबाइल में ट्रैफिक अथॉरिटी की साइट खोली और बड़े ही ध्यान से कुछ टाइप करने लगी। भूमिका भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि यह काम पूरा होने में काफी वक्त लग सकता था। ट्रैफिक अथॉरिटी के सिस्टम को कोई हैक न कर सके, इसलिए कई तरह के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट 24 घंटे सिस्टम के चोरों को बचाने के लिए ड्यूटी पर रहते थे। अनिका के लिए सिस्टम को हैक करना आसान नहीं होने वाला था, मगर भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अनिका के लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं था। भूमिका बड़ी ही शांति से अनिका को अपने मोबाइल फोन पर काम करती हुई देखती रही। 1 घंटे के ऊपर वक्त बीत चुका था, मगर अनिका को अभी भी ट्रैफिक अथॉरिटी के सिस्टम को हैक करने में कामयाबी नहीं मिली थी। अनिका बड़े ही ध्यान से अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ पढ़ने के बाद टाइप कर रही थी कि तभी अचानक अनिका के मोबाइल फोन पर उस नर्स का नंबर फ्लैश होने लगा जो श्रेया की देखरेख करती थी। उस नर्स का नंबर देखते ही अनिका ने जल्दी से कॉल रिसीव किया, मगर कॉल कनेक्ट होते ही अनिका के कानों पर नर्स की नहीं बल्कि श्रेया की आवाज पड़ी। श्रेया ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? अनिका, यह मैं क्या सुन रही हूँ आकाश के बारे में? श्रेया की बात सुनकर अनिका स्तब्ध हो रह गई। श्रेया का सवाल सुनकर अनिका के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आकाश की मौत के बारे में श्रेया को कैसे पता चला था। अनिका का दिमाग जैसे बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। अनिका किसी तरह कुछ दिनों तक आकाश की मौत को श्रेया से छुपा कर रखना चाहती थी। एक डॉक्टर होने के नाते अनिका यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसी खबर का श्रेया और उसके होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ सकता था। श्रेया ने जब अचानक ही आकाश के बारे में इस तरह का सवाल अनिका से किया, अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह किस तरह रिएक्ट करे। जब अनिका काफी देर तक फोन पर खामोश रही तो तेज सांस ले रही श्रेया ने अनिका से पूछा, यह इंटरनेट पर हर जगह यह खबर फैली हुई है कि होश में आते ही आकाश अपने ऊपर हुए हमलावरों का नाम बताएगा। क्या मतलब है ऐसी खबरों का? अनिका, क्या आकाश अभी तक होश में नहीं आया? तुमने तो मुझसे कहा था कि आकाश को मामूली फ्रैक्चर हुआ है, वह तुम्हारे साथ बातें करता है। तुमने मुझसे यह भी कहा था कि आकाश को मेरी फिक्र हो रही है। क्या तुम झूठ बोल रही थी मुझसे? अनिका, मुझे बताओ, आकाश को क्या हुआ है और उसे अब तक होश क्यों नहीं आया? इतने दिन हो गए उसके एक्सीडेंट को, वह अब तक होश में कैसे नहीं आया? मैं अभी के अभी आकाश से मिलना चाहती हूँ। अनिका, बताओ मुझे, वह कहाँ है? यह नर्स मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने दे रही है। तुम कहो इसे कि मुझे अभी इसी वक्त आकाश से मिलवाने ले जाए। श्रेया की सारी बात सुनने के बाद अनिका को कम से कम इस बात की तसल्ली हुई कि अब तक श्रेया यह नहीं जान पाई थी कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा था। मगर श्रेया ने जो मांग की थी वह पूरा करना भी अनिका के लिए नामुमकिन था। अनिका के कहने पर आईसीयू स्पेशल वार्ड में रखी आकाश की बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट कर दिया गया था।
आईसीयू वार्ड पूरी तरह से सील कर दिया गया था ताकि कोई अंदर आने जाने ना पाए। अनिका ने अपने आप को संभालते हुए श्रेया से कहा, देखो श्रेया, घबराने की कोई बात नहीं है। आकाश बिल्कुल ठीक है और तुम ये मीडिया वालों को तो अच्छी तरह से जानती हो, छोटी सी बात को बड़ा स्वरूप देने की आदत है इनको। बात दरअसल यह है कि आकाश के एक्सीडेंट के पीछे हो सकता है किसी का हाथ हो, इसलिए पुलिस इस वक्त तहकीकात कर रही है, मगर इस मामले को जरूरत से ज्यादा ही बड़ा बना दिया गया है मीडिया वालों ने। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बस इस वक्त अपना ख्याल रखो। अगर तुम इस तरह से रिएक्ट करोगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अनिका की बात सुनने के बाद श्रेया कुछ देर तक शांत हो गई। श्रेया भी अच्छी तरह से जानती थी कि मीडिया वालों को बातें बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत थी, मगर श्रेया को काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद श्रेया ने अनिका से कहा, ठीक है, कम से कम मेरी आकाश से फोन पर ही बात करवा दो। श्रेया की यह बात सुनकर अनिका ने श्रेया से कहा, श्रेया, मैंने तुमसे कहा ना, आकाश की ट्रीटमेंट चल रही है। मैंने भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आकाश का फोन आकाश से दूर रखा जाए, वरना फिजूल ही लोग उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे, यहाँ वहाँ के सवाल पूछेंगे। ऑफिस वाले भी उसे फोन कर करके बार बार तंग करेंगे और मैं नहीं चाहती कि जब तक आकाश पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक वह इस तरह की फिजूल बातों में अपना ध्यान दे। देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एक्सीडेंट काफी बड़ा था। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, मगर तुम कुछ दिन रुक जाओ और अपना ख्याल रखो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिका की बातें सुनने के बाद श्रेया ने अनिका से कहा, पता नहीं मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं भी या नहीं। पता नहीं क्यों आज मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही हूँ। श्रेया की आवाज सुनकर अनिका को एहसास हो गया था कि श्रेया काफी गहरे सदमे में थी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए श्रेया से कहा, देखो, तुम इस वक्त मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनो। तुम्हें अब अगर दोबारा पैनिक अटैक आया तो यह तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं अभी नर्स से कहती हूँ कि तुम्हें एक इंजेक्शन लगाए। तुम्हें कुछ घंटे के लिए गहरी नींद आ जाएगी, मगर यह तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। जैसे ही श्रेया के हाथ से नर्स ने फोन अपने हाथ में लिया, अनिका ने नर्स से कहा, मैंने जो दवाई तुम्हें दी थी वह पानी में मिलाकर श्रेया को पिला दो, और जो इंजेक्शन मैं अभी तुम्हें लिख कर भेजूंगी वह फौरन श्रेया की आईवी ड्रिप में लगा दो। उसे तुरंत आराम मिल जाएगा। और याद रखना, किसी भी हालत में श्रेया कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये समझ लो कि बिना किसी कसूर के हमें उसे कुछ दिनों तक हाउस अरेस्ट में रखना पड़ेगा। नर्स भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि अनिका ऐसा क्यों कर रही थी। अनिका की सारी बातें सुनने के बाद नर्स ने अनिका से कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, श्रेया मैडम को कुछ नहीं होगा। फोन डिस्कनेक्ट करके अनिका कुछ देर के लिए यूं ही खामोश बैठी रही। अनिका ने अपना ही हाथ अपने सर पर रखा और अपनी उंगली से अपना माथा सहलाने लगी। अनिका के चेहरे पर इतनी परेशानी देखकर बगल में बैठी भूमिका ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? श्रेया की तबीयत ठीक तो है? अनिका का रिएक्शन देखकर भूमिका समझ चुकी थी कि जरूर श्रेया के साथ कोई ऐसी बात हुई थी जो अनिका श्रेया से छुपा रही थी। भूमिका ने दबी हुई आवाज में अनिका से पूछा, क्या हुआ अनिका, क्या कोई परेशानी है? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम श्रेया से छुपा रही हो? भूमिका की आवाज सुनने के बावजूद अनिका अपने ही ख्यालों में खोई रही। अनिका को इतना परेशान देखकर भूमिका ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर फिर से धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ है अनिका, मुझे बताओ, मैं तुम्हें इससे पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। भूमिका की बात सुनने के बाद अनिका ने धीरे से भूमिका की ओर देखा और धीमी आवाज में और दबी हुई उदास आवाज में कहा, भूमिका, यह बात मैंने अब तक सभी लोगों से छुपाई है, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे भाई रोहित को भी यह बात नहीं बताई है। अनिका की बात सुनकर भूमिका हैरान रह गई। ऐसी कौन सी बात थी जो अनिका रोहित से भी छुपा रही थी? यह बात भूमिका की समझ के बाहर थी। अनिका ने कुछ देर तक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए भूमिका से कहा, आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनिका की बात सुनकर भूमिका को जैसे एक तेज बिजली का झटका महसूस हुआ। भूमिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह खुद यह समझ नहीं पा रही थी कि उसने अभी अभी अनिका के मुंह से जो बात सुनी थी
क्या सचमुच वह बात अनिका ने कही थी या उसके दिल का वहम था? कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए भूमिका ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, यह क्या कह रही हो तुम? अनिका। भूमिका की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, देखो भूमिका, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी यह बात सिर्फ अपने तक रखना, किसी से मत कहना। दरअसल बात यह है कि आकाश के एक्सीडेंट के बाद उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। आकाश के शरीर से इतना खून बह चुका था कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आकाश ब्रेन डेड हो चुका था। उसके शरीर में जान तो थी, मगर मैं जानती थी कि आकाश अब दोबारा कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा। कुछ दिनों तक आकाश जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा, मगर कल दोपहर को आखिरकार आकाश हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मगर मैं चाहकर भी यह बात अभी किसी से नहीं कह सकती। श्रेया माँ बनने वाली है। आकाश की मौत की खबर उसके लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी शक है कि आकाश के एक्सीडेंट के पीछे जरूर किसी का हाथ है। आकाश बच गया होता। यह खबर सुनकर दुश्मन ने अगर कोई गलत कदम उठाया तो हमारा हाथ उसके गिरबान तक पहुंच सकता है। यही सोचकर मैंने मयूर की मदद से यह खबर फैला दी कि आकाश अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और कुछ ही दिनों में उसे होश भी आ जाएगा। हॉस्पिटल अथॉरिटीज की मदद से मैंने आकाश की बॉडी को कोल्ड स्टोरेज सिस्टम में प्रिजर्व करवा दिया है। हमारे पास कुछ दिन बचे हैं दुश्मन तक पहुंचने के लिए। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद भूमिका ने अपने सर पर अपना एक हाथ रख लिया। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि मनाली से आने के बाद आकाश ने अनिका को एक सगी बहन से भी बढ़कर प्यार दिया था। गुलेरिया परिवार में सम्मान के साथ साथ आकाश ने अनिका को वह सारे अधिकार दिए थे जो करण गुलेरिया पहले ही आकाश के नाम कर चुके थे। कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद भूमिका ने नम आंखों से अनिका की ओर देखा और कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब तक हम आकाश के कातिलों को ढूंढ नहीं लेते, मैं यह बात अपने तक ही रखूंगी। अनिका का मायूस और उदास चेहरा देखने के बाद भूमिका समझ गई थी कि अनिका इस वक्त कितने बड़े इमोशनल स्टेज से गुजर रही थी। एक तरफ आकाश की मौत और दूसरी तरफ श्रेया की ऐसी हालत में श्रेया को संभालना अनिका के लिए आसान नहीं होने वाला था। भूमिका ने अनिका के हाथों में अपना एक हाथ रखते हुए कहा, देखो अनिका, तुम एक काम करो, अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सिस्टम में तुम्हें एक्सेस मिलता है तो आकाश का जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था उस रास्ते की और आकाश के एक्सीडेंट के पहले की 2 घंटे की फुटेज मुझे भिजवा देना। मैं एक डिटेल को बारीकी से देखूंगी और अगर मुझे किसी पर शक भी होता है तो मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी। इस वक्त तुम श्रेया के पास जाओ, तुम्हारा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। भूमिका की बात में हामी भरते हुए अनिका ने भूमिका से कहा, ठीक है, मुझे उन लोगों के सिस्टम में एक्सेस तो मिल गया है। अभी कुछ देर में एक्सीडेंट स्पॉट की सीसीटीवी फोटोज निकालकर तुम्हें भिजवाती हूँ। भूमिका कार ड्राइव करने लगी और अनिका अपने मोबाइल में बड़ी ही ध्यान से फिर से काम करने लगी। कुछ देर बाद अनिका ने भूमिका से कहा, मैंने तुम्हारी ईमेल आईडी पर लिंक भेज दी है। लगभग 8 घंटे की फुटेज है जो तुम्हें चेक करनी है। अनिका की बात में हामी भरते हुए भूमिका ने कहा, ठीक है, मैं भी जाकर चेक करती हूँ। जैसे ही भूमिका की कार लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास पहुँच रही थी, अचानक ही अनिका ने भूमिका से कहा, एक काम करो, पहले मुझे गुलेरिया हाउस ले चलो, मैं एक बार पापा से मिलना चाहती हूँ। अनिका की बात सुनते ही भूमिका ने तुरंत यू टर्न ले लिया और गाड़ी सीधे गुलेरिया हाउस की ओर ले गई। गुलेरिया हाउस पहुंचने के बाद भूमिका ने अनिका को गुलेरिया हाउस के गेट पर ड्रॉप कर दिया और गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए अनिका से कहा, मैं यह फुटेज कार में बैठकर भी देख सकती हूँ। क्या तुम वापस लाइफ केयर हॉस्पिटल जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए यहीं रुक सकती हूँ, फिर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। भूमिका की बात सुनकर अनिका ने मन ही मन कुछ सोचा और कहा, नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी पुरानी गाड़ी यहीं पर है, मैं इस गाड़ी में चली जाऊंगी। भूमिका के जाने के बाद अनिका गुलेरिया हाउस में दाखिल हुई। अब तक गुलेरिया हाउस में आकाश की मौत की खबर पहुंची नहीं थी, मगर आकाश के हॉस्पिटलाइज्ड होने की खबर मिलते ही गुलेरिया परिवार के कई बड़े बुजुर्ग गुलेरिया हाउस आ पहुंचे थे। जैसे ही अनिका घर के अंदर दाखिल हुई, आकाश के पिता अनुपम गुलेरिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, देख लिया तुम लोगों ने, तुम लोगों की मनमानी का नतीजा।
मैं और आकाश की माँ ने पहले ही फ़ोन किया था कि इस तरह बिना सोचे समझे किसी भी लड़की के हाथ में आकाश का हाथ सौंपने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर तुम लोगों ने हमारी एक बात नहीं मानी। तुमने और करण ने मिलकर आकाश की शादी उस गुंडे की बेटी से करवा दी और अब देखो नतीजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वह मेरे बेटे आकाश को। आकाश के बायोलॉजिकल पिता अनुपम की बात सुनकर अनिका ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें श्रेया का क्या कसूर है? इससे पहले कि अनिका की बात का जवाब आकाश के पिता अनुपम दे पाते, आकाश की मां चारू ने अनुपम को पीछे धकेलते हुए अनिका के पास आकर कहा, तुम क्या हमें बेवकूफ़ समझती हो? क्या हम नहीं जानते हमारे बेटे के साथ क्या हुआ है? तुम लोगों ने भले ही हमारा बेटा हमसे छीन लिया हो, मगर एक माँ बाप होने के नाते हमने अपने बेटे के बारे में खबर रखना बंद नहीं कर दिया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है। जरूर श्रेया की उस गुंडे बाप से बदला लेने के लिए उसके किसी दुश्मन ने आकाश पर हमला करवाया है। अनिका ने इस पूरी बात को इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। चारू गुलेरिया की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। गुलेरिया परिवार के बाकी सदस्य भी चारू गुलेरिया की यह बात सुनकर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि कैलाश अधिकारी पिछले कई सालों से स्पेशल डिपार्टमेंट के ही अंडर कवर एजेंट रहते हुए अंडरवर्ल्ड में काम करते थे और धीरे धीरे यह बात सभी लोग जान चुके थे कि कैलाश अधिकारी ने दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ वक्त जेल की सलाखों के पीछे भी गुजारे थे। अनिका के पास इस वक्त हर बात सभी लोगों को समझाने का ना तो वक्त था और न ही अनिका उस मूड में थी। अनिका ने चारू की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलाश अधिकारी का इस एक्सीडेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। वह पिछले कई वक्त से देश के बाहर हैं। अनिका की बात पूरी होती ही चारू ने कहा, देखो अनिका, तुम इस घर की सबसे बड़ी बेटी हो और बड़े होने का यह मतलब होता है कि अपने से छोटों को संभाल कर रखें और अगर वह कोई गलती करते हैं तो उन्हें वह गलती करने से रोके। अगर तुम सचमुच आकाश को अपना सगा भाई मानती हो तो उस लड़की श्रेया को आकाश से दूर कर दो। इतना दूर कर दो कि उस लड़की का साया भी आकाश पर पड़ने न पाए। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश श्रेया से अब इतना दूर चला गया था कि चाह कर भी श्रेया कभी आकाश तक नहीं पहुंच पाएगी। धीरे धीरे चारू की बात सुनकर अनिका की आंखें नम होने लगी थी। इससे पहले कि वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठे और सबके सामने उसके आंसू बहने लगे, अनिका ने आसपास खड़े घर के नौकरों से पूछा, पापा कहाँ हैं? तभी एक पुराने वफादार नौकर ने अनिका की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, बड़े साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। हमने कई बार दरवाजा खटखटा कर उनसे रिक्वेस्ट की कि वह दरवाजा खोलें ताकि हम उन्हें खाना दे सकें, मगर कई घंटे बीत चुके हैं। मालिक ने ना तो दरवाजा खोला है और ना ही खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाला है। मेरे ख्याल से मालिक ने जिद पकड़ ली है कि जब तक आकाश साहब घर वापस नहीं लौटते वह इसी तरह अपने आप को कैद करके रखेंगे। नौकर की बात सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला था। नौकर की बात सुनते ही अनिका लिफ्ट के जरिए सीधे टॉप फ्लोर पर चली गई, जहां करण का कमरा था। कमरे के बाहर पहुंचते ही अनिका ने एक बार दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाकर कहा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा मैं हूँ, प्लीज पापा दरवाजा खोलिए। अनिका बार बार दरवाजा खटखटाती रही, मगर अंदर से ना तो कोई आवाज आई और ना ही करण ने दरवाजा खोला। घर के कुछ नौकर भी अनिका के पीछे खड़े दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। एक नौकर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें जूस और कुछ बिस्कुट रखे थे। अनिका बार बार दरवाजे पर नॉक करती रही। लगभग 10 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद करण ने धीरे से दरवाजा खोला। जब करण ने अनिका को अपने सामने देखा तो बस नजरें झुकाकर वह फिर से अपने कमरे के अंदर चले गए। अनिका ने नौकर के हाथ से जूस का ग्लास लिया और करण के पीछे दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चली गई। अनिका ने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। अनिका नहीं चाहती थी कि करण और अनिका के बीच में होने वाली बातें और कोई सुने। आकाश की मौत के राज को वह इतनी जल्दी नहीं खोल सकती थी। करण कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी पर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह करण को हिम्मत देती। आकाश की मौत ने करण को अंदर से तोड़ दिया था।
वह करण जो मौत के मुंह से बाहर निकले थे और फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारने लगे थे, करण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फिर से उन्होंने जीने की वजह खो दी थी। अनिका यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर करण ने ज्यादा देर तक आंसू नहीं बहाए और आकाश की मौत के सदमे को अपनी आंखों से छलकने नहीं दिया तो यह उनके लिए भी जानलेवा साबित हो सकता था। अनिका के लिए अब यह बहुत जरूरी हो गया था कि वह किसी भी तरह करण को अपना मानसिक आघात बाहर निकालने पर मजबूर करें। अनिका ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पापा प्लीज आप थोड़ा सा जूस पी लीजिए, आपके लिए यह बेहद जरूरी है। पिछले कई घंटों से आपने ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। करण बिना कुछ रिएक्ट किए अपने सर पर हाथ रखकर अपनी जगह पर बैठे रहे। अनिका ने जूस का ग्लास करण के सामने पड़ी टीपॉय पर रखते हुए करण से कहा, देखिए पापा, मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो हुआ है उससे आपको कितनी तकलीफ पहुँची है। मेरा यकीन मानिए, आकाश की मौत को बर्दाश्त करना मेरे लिए भी आसान नहीं है, मगर इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना ही होगा। एक वक्त ऐसा था जब आपने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी और आकाश ने आपकी सारी जिम्मेदारियां बेहद कम उम्र में अपने कंधों पर उठा ली थी। याद कीजिए पापा, आप ही ने मुझसे कहा था कि अगर आकाश न होता तो शायद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आज आप इस मुकाम पर न देख पाते। मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने आपको पापा कहकर पुकारा था तब आप ही ने आकाश से कहा था कि वह भी आपको पापा कहकर पुकारे, क्योंकि आपने जब जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी तब एक आकाश की ही आंखें थी जिसे देखकर आप सांस ले रहे थे। आकाश ने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। कुदरत ने आज जरूर आकाश को हमसे छीन लिया है, मगर आकाश की बची हुई जिम्मेदारियां अब हमें निभानी होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज तक आकाश ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई है। अनिका की बातें धीरे धीरे करण के मन पर असर कर रही थी। करण की आंखें धीरे धीरे नम होने लगी थी। अनिका ने करण की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, पापा, जिंदगी में आपने ऐसे कई बेटे देखे होंगे जो बाप के मर जाने के बाद बाप की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं, लेकिन अगर वक्त से पहले बेटे को संसार छोड़कर जाना पड़े तो क्या उसकी सारी बची हुई जिम्मेदारियां निभाना एक बाप का फर्ज नहीं है? अनिका के मुंह से जैसे ही यह शब्द निकले, करण की आंखों से धारदार आंसू निकलने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगे। करण को इस तरह रोता हुआ देखकर अनिका भी अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को नहीं रोक पाई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अपने शौक को मन ही मन नासूर बनने से पहले करण को आंसुओं का सहारा लेकर अपने अंदरूनी जख्मों को बाहर निकालना ही था। कुछ देर तक करण के कमरे में सिर्फ करण के सिसकियों की आवाज गूंजती रही। कुछ देर बाद अपना होश संभालते हुए करण ने अनिका से कहा, मगर इतना याद रखना अनिका, अगर मेरे बेटे को किसी ने जानबूझकर मुझसे अलग किया है तो वह भी जिंदा नहीं रह पाएगा, चाहे वह जो कोई भी हो, जहाँ भी छुपा हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अनिका ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें जूस का ग्लास ऑफर किया। करण को जूस का ग्लास थमाने के बाद अनिका ने धीमी आवाज में करण गुलेरिया से कहा, देखो पापा, हमें कुछ और दिनों तक श्रेया से यह बात छुपानी है कि आकाश हम सबको छोड़कर चला गया है और आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। श्रेया को शक हो गया है कि आकाश के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। अब वह मेरी बातों को आसानी से नहीं मानेगी। आपको मेरे साथ चलना होगा और श्रेया को यह उम्मीद दिलानी होगी कि आकाश बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। करण ने यह बात सुनने के बाद अनिका से कहा, मगर कितने दिनों तक हम यह बात छुपा पाएंगे श्रेया से? कभी न कभी तो उसे सच्चाई बतानी ही होगी। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ पापा, मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज नहीं तो कल श्रेया को इस बात का सामना करना ही होगा, मगर बस मुझे कुछ दिन और चाहिए। श्रेया के पेट में पल रहे बच्चे पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। मैं श्रेया की ट्रीटमेंट कर रही हूँ। आकाश के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद काफी देर तक श्रेया ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, जिसकी वजह से उसके शरीर में काफी वीकनेस आ गई थी और उसी वजह से श्रेया की प्रेगनेंसी में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो गए थे। मगर धीरे धीरे श्रेया का शरीर फिर से अपने बच्चे को पोषण देने के लायक हो जाएगा, मगर तब तक हमें इस बात को श्रेया से और दुनिया से छुपा कर रखना है। कुछ देर बाद अनिका करण को लेकर कमरे के बाहर निकली।
जैसे ही अनिका करण को लेकर गुलेरिया हाउस के हॉल में पहुंची, सभी रिश्तेदार और आकाश के माता पिता तेजी से करण की ओर आने लगे, मगर करण ने सभी को इग्नोर कर दिया और अनिका के साथ घर से बाहर निकल गए। जैसे ही अनिका और करण घर से बाहर गए, आकाश के माता पिता पीछे से जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे अजीब लोग हो तुम लोग, माँ बाप को अपने बेटे से मिलने से रोक रहे हो। वहाँ अस्पताल पहुँचे तो हमें कोई आकाश से मिलने नहीं दे रहा। यहाँ पर कुछ लोग हमें जवाब नहीं दे रहे हो कि आखिर आकाश के साथ हुआ क्या है, वह कब तक ठीक हो जाएगा। अरे हम आकाश के माँ बाप हैं, याद रखना अगर आकाश के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सबकी बातों को अनसुना करके अनिका और करण गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। अस्पताल में श्रेया के कमरे के बाहर पहुंचते ही अनिका ने करण को इशारे से अपने चेहरे की उदासी को कंट्रोल करने के लिए कहा। अनिका का इशारा मिलते ही करण ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए श्रेया के कमरे के अंदर दाखिल हुए। करण को देखते ही श्रेया अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। तभी श्रेया को आराम करने का इशारा करते हुए करण ने कहा, अरे लेटी रहो, तुम्हें इस वक्त आराम करने की बहुत जरूरत है। भाई हमारे घर में तो एक साथ कितनी मुसीबतें आ गईं। देखो यहाँ तुम लेटी हो, वहाँ ऊपर आकाश के पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। घर की और बिजनेस की जिन जिम्मेदारियों से मैं रिटायर हो चुका था, न चाहते हुए भी मुझे फिर से वही सब काम करना पड़ रहा है। तुम घर पर रहती हो तो घर के सारे नौकर चाकरों का मैनेजमेंट, घर के बाकी काम तुम ही संभाल लेती हो, और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कमान तो कई सालों से आकाश ने पकड़ रखी है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बिल्कुल नाकाम कर दिया है। अरे मैं कोई काम का ही नहीं रहा, यह बात मुझे आज पता चली। अब देखो अचानक आकाश हॉस्पिटलाइज्ड हो गया तो सारे बिजनेस की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई, इसलिए तुमसे मिलने भी नहीं आ पाया। अभी आकाश को मिलकर आ रहा हूँ। कई सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर आकाश की साइन जरूरी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे डिस्टर्ब करना पड़ा। सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। करण ने यह बात इतनी कन्विंसिंगली कही थी कि श्रेया को धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि आकाश बिल्कुल ठीक था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया के मन में कहीं न कहीं यह शक पैदा हो गया था कि आकाश के साथ कुछ गलत हुआ था, मगर करण ने जिस तरह से पूरी बात रखी थी तो श्रेया के चेहरे की टेंशन एक ही सेकंड में गायब हो गई थी। श्रेया के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई थी। श्रेया ने करण से पूछा, पापा क्या आप आकाश से मिले? क्या उसे बहुत चोट आई है? श्रेया की बात सुनते ही करण ने कहा, चोट तो ज्यादा लगी है, मगर तुम फिक्र मत करो, हमारा आकाश भी किसी फाइटर से कम थोड़ी है। कुछ ही दिनों में फिर से दौड़ता हुआ नजर आएगा और फिर तुम ही कहोगे, अरे कुछ देर आराम तो कर लो। अगर कुछ देर आराम कर लोगे तो बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा। करण की बात सुनकर श्रेया के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई थी। श्रेया को मुस्कुराता हुआ देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। श्रेया ने अनिका की ओर देखकर कहा, थैंक्स गॉड, मैं तो काफी डर गई थी। तुम्हें कॉल लगाने के लिए जब मैंने उस नर्स से मोबाइल मांगा तो मैंने सोचा अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी एक बार चेक कर लो, मगर जैसे ही मैंने अकाउंट में लॉगिन किया, आकाश के बारे में तरह तरह की खबरें पढ़कर मेरा जी घबराने लगा, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। श्रेया की बात सुनते ही अनिका ने कहा, अरे तुम भी कहाँ यह सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ी हो। इन लोगों का काम ही है राय का पहाड़ बनाना, मगर ऐसे वक्त में सोशल मीडिया को अपने से दूर ही रखो, इसलिए मैंने आकाश के पास भी उसका मोबाइल नहीं रहने दिया। अब वक्त मिला है तुम दोनों को, घर की और बिजनेस की जिम्मेदारियों से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेकर आराम करो, फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। अनिका की बात सुनते ही श्रेया ने कहा, नहीं, इस बार तो मैं आकाश से कह देने वाली हूँ कि हर हफ्ते कम से कम 2 छुट्टियां तो लेनी ही होगी उसे। करण और अनिका भी श्रेया की इस बात पर मुस्कुराने लगे। तभी अचानक अनिका के मोबाइल फोन पर भूमिका का मैसेज फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा था, एक्सीडेंट की फुटेज मिल गई है। जैसे ही अनिका ने भूमिका का मैसेज पढ़ा, अनिका ने करण और श्रेया की ओर देखकर कहा, एक्चुअली मुझे इस वक्त कहीं जाना होगा, एक पेशेंट है जिसे मुझे अर्जेंटली अटेंड करना होगा। आप लोग बातें कीजिए, पापा आप गाड़ी लेकर घर चले जाना, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। करण अचानक ही अनिका को इस तरह से बर्ताव करता हुआ देखकर काफी हैरान हो गए थे।
करण अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका आकाश के एक्सीडेंट को लेकर काफी परेशान थी। करण जानना चाहते थे कि क्या अनिका को आकाश के एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई बात पता चली थी, मगर इससे पहले कि करण अपनी जगह से उठकर अनिका के पास जा सके, अनिका अपने फोन में कुछ टाइप करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलते ही हॉस्पिटल कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए अनिका ने भूमिका को कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही भूमिका ने अनिका से कहा, मैंने अच्छी तरह से वह फुटेज देख ली है। आकाश का जब एक्सीडेंट हुआ उससे पहले के 3 घंटे उस जगह पर क्या हुआ था यह सब कुछ देख चुकी हूँ, मगर मुझे कहीं कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे शक की नजरों से देखा जा सके। भूमिका की बात सुनकर अनिका गहरी सोच में पड़ गई। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिका, मुझे लगता है बैलेंस खोने की वजह से ही गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक स्टीयरिंग व्हील को मोड़ लिया होगा और तेज चल रही कार हाईवे पर पलट गई होगी। अनिका भूमिका की बात अच्छी तरह से सुन पा रही थी, मगर कहीं न कहीं अनिका के मन में अभी भी वह बात घूम रही थी जो अनिका को इंस्पेक्टर राजेश ने कही थी। भूमिका अनिका की खामोशी देखकर समझ गई थी कि अनिका जब तक अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज को देख नहीं लेती उसे तसल्ली नहीं होगी। भूमिका ने अनिका से कहा, तुम एक काम करो, तुम खुद ही अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देख लो। यह कहने के बाद भूमिका ने अपना लोकेशन अनिका के साथ शेयर किया और दोनों ने मिलने की एक जगह डिसाइड की। अनिका टैक्सी पकड़कर उस जगह पर पहुंची जहां भूमिका ने उसे पहले से मिलने के लिए बुलाया था। भूमिका कार के अंदर अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रही थी। जैसे ही अनिका भूमिका की कार के पैसेंजर सीट पर बैठी, भूमिका ने अपना मोबाइल फोन अनिका को थमाते हुए कहा, वैसे तो मैंने पूरे 8 घंटे की रिकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड करके देख चुकी हूँ, मगर खास तौर पर एक्सीडेंट होने से 2 घंटे पहले से लेकर एक्सीडेंट होने तक की फुटेज मैंने काफ़ी बारीकी से देखी है। तुम भी एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके पूरी फुटेज देख सकती हो। भूमिका के हाथ से मोबाइल फ़ोन लेने के बाद भूमिका के फ़ोन को में रिकॉर्ड हुई सारी सीसीटीवी फोटोज अनिका फास्ट फॉरवर्ड करके देखने लगी। जैसे ही किसी चीज़ पर अनिका को शक होता या कोई चीज़ ऐसी वीडियो में नज़र आती जो नॉर्मल नहीं कही जा सकती थी, तब अनिका वीडियो पॉज करके उसे दोबारा देखती। मगर 2 घंटे बीत गए, अनिका को पूरे सीसीटीवी फुटेज में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिस पर उसे शक हो सकता था। अनिका के पास जो सीसीटीवी फुटेज थी वह काफ़ी धुंधली तस्वीर दिखा रही थी, मगर गाड़ियों और सड़क पर चल रहे लोगों के कपड़े और कपड़ों के कलर साफ साफ उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे थे। अनिका वीडियो देखते देखते उस वक्त तक पहुंची जब आकाश की कार का एक्सीडेंट हुआ था। भूमिका पहले भी वह फुटेज देख चुकी थी। जब भूमिका को एहसास हुआ कि अगले कुछ ही सेकंड में आकाश की कार वीडियो में दाखिल होने वाली थी और उसी कार का एक्सीडेंट होने वाला था, तब भूमिका ने धीरे से अनिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब जो तुम देखने वाली हो शायद वह देखकर तुम अपने आप को संभाल न सको, मगर दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें उस फुटेज को ध्यान से देखना होगा। अगर तुम्हें कोई भी ऐसी बात नजर आए जिससे तुम्हें शक हो तो तुरंत मुझे बताना। अनिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अनिका जानती थी कि आगे वह जो हादसा देखने वाली थी, उस हादसे ने अनिका से उसके भाई को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया था। मगर अगर आकाश के एक्सीडेंट के पीछे किसी की भी साजिश होने का जरा सा भी सबूत उस सीसीटीवी फुटेज में मिले तो अनिका उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अनिका बड़े ही ध्यान से सीसीटीवी फुटेज को देखने लगी। सब कुछ काफी नॉर्मल नजर आ रहा था। गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, लोग पैदल चल रहे थे। कुछ घूंघट वाली हुई औरतें पानी का घड़ा अपने सर पर रखकर रास्ता क्रॉस कर रही थी। तभी आकाश की कार सीसीटीवी फुटेज में नजर आने लगी। अचानक ही रास्ते पर चल रही कार की बैलेंस बिगड़ा और वह रास्ते के किनारे पर खड़े एक पेड़ से जाकर जोर से टकरा जाती है। टक्कर इतनी ज़्यादा भयानक थी कि आकाश की एक बेहद महंगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी के परचक्के उड़ गए थे। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि सबसे पहले गाड़ी से ड्राइवर तो बाहर निकल गया और फिर कुछ लोगों ने बैक सीट में बैठे आकाश को बाहर निकाला। जिन लोगों ने आकाश को कार से बाहर निकाला उन लोगों ने तुरंत आकाश को अपनी कार में बिठाया और अपनी कार लेकर अस्पताल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर में बाकी लोगों ने ड्राइवर को भी एक कार में बिठाया और वह कार भी वहां से निकल गई और लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सीसीटीवी फुटेज में आकाश की कार भी अब ठीक से नजर नहीं आ रही थी।
धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाला पेड़ भी टकराई आकाश की कार ने आग पकड़ ली थी। आग की वजह से भीड़ भी तितर बितर हो गई और कुछ ही देर में आसपास के लोगों ने कार में लगी आग को शांत करने के लिए कार पर मिट्टी और पानी डालना शुरू कर दिया। मगर कार में लगी आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। भूमिका ने भी सीसीटीवी फुटेज को बड़ी ही ध्यान से देखा। जब भूमिका ने अनिका की ओर देखा तब उसे यह एहसास हुआ कि अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनिका के कंधे पर हाथ रखकर भूमिका ने कहा, देखो, हिम्मत से काम लो। जो हो गया है उसे हम नहीं बदल सकते, मगर अब तुम्हें श्रेया और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचना है। अगर शक की कोई भी गुंजाइश हो तो मुझे बताओ। क्या तुम्हें इस पूरे वीडियो फुटेज में कहीं भी यह महसूस हुआ कि इस एक्सीडेंट के पीछे कोई साजिश थी? अनिका खुद बड़ी कंफ्यूज थी। सीसीटीवी फुटेज को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर राजेश ने जो बात कही थी वह बिल्कुल सही थी। तेज चलती हुई कार अचानक ड्राइवर संभाल नहीं पाता है और वह कार ऑफ बैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अनिका को कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं अनिका का दिल कह रहा था कि जो दिख रहा था वह इतना सीधा नहीं था जितना लग रहा था। आकाश के ड्राइवर को अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी। वह ड्राइवर कई सालों से आकाश के साथ काम करता था। फिर अचानक उस ड्राइवर को क्या हो गया था जो इस तरह कार चलाते हुए अपना बैलेंस घुमा बैठा? इंस्पेक्टर राजेश ने यह भी कहा था कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, मगर अनिका ने जब गुलेरिया हाउस की बाकी ड्राइवर से पूछताछ की तो उन सभी ड्राइवर का एक ही कहना था कि जो ड्राइवर अक्सर आकाश के साथ रहता था वह कभी शराब को छूता तक नहीं था। सब कुछ साफ साफ नजर आने के बावजूद अनिका को कहीं कोई चीज ऐसे लग रही थी जो खुली आंखों से भी दिख नहीं रही थी, मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह चीज क्या थी और कहाँ थी। भूमिका और अनिका जहाँ मिले थे, अचानक ही उस रास्ते पर कई सारी वीआईपी गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला गुजरने लगा। अचानक ही योगराज के जयकारे के नारे लगाते हुए लोग अनिका और भूमिका की कार के पास से गुजरने लगे। इतना सारा होर हल्ला देखकर अनिका ने हैरान होकर भूमिका से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? यह अचानक इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? भूमिका ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, अरे यहाँ से कुछ ही दूरी पर इंटरनेशनल स्टेडियम है जहाँ आज इस योगराज ने एक चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज की है। मैंने सुना है कि देश विदेश के कई नामी गिरामी प्लेयर उस मैच में हिस्सा लेने वाले हैं। पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। मेरे ख्याल से आगे जाना ठीक नहीं होगा। पूरा रास्ता ट्रैफिक से जाम हो गया है। भूमिका की बात सुनकर अनिका ने भूमिका से कहा, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। तुम पीछे के रास्ते से मारवा हाउस चले जाना। अनिका को सीसीटीवी फुटेज सौंपने के बाद भूमिका अपनी कार लेकर वहां से चली गई। भूमिका की कार से उतरने के बाद अनिका कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ी गहरी सोच में डूबी रही। अनिका की आंखों के सामने एक के बाद एक युवराज की पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में युवराज की पार्टी का झंडा लेकर खुली जीप में स्टेडियम की ओर जा रहे थे। युवराज ने एक बहुत बड़ी चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज की थी। भारत समेत कई और देश के काफी प्लेयर्स स्टेडियम में जमा हुए थे। दिल्ली का स्टेडियम एडवांस में पैक हो चुका था। हर जगह क्रिकेट के फैंस का एक सैलाब दिखाई दे रहा था। मैच काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन में चल रहा था। क्योंकि मैच दो देशों के बीच नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों ही टीमों को लगभग एक बराबर सपोर्ट मिल रहा था। क्रिकेट मैच तो दो टीमों के बीच में ग्राउंड में खेला जा रहा था, मगर इस स्टेडियम में एक बड़ी सी कांच की गैलरी में बैठा युवराज अपनी विरोधी पार्टी के आला नेताओं के साथ किसी और ही जंग में लगा हुआ था। स्टेडियम में हो रहे शोर का कोई असर उस गैलरी में बैठे नेताओं पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सफेद कपड़े पहने हुए काफी नामी गिरामी नेता युवराज के साथ किसी बड़ी बहस में जुटे हुए थे। युवराज ने अचानक ही अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए उन सारे नेताओं को शांत करते हुए कहा, देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जो मांग रखी है वह बिल्कुल जायज है। आप लोग इतने सालों तक शराफत का भेष बदलकर हमारी भोली भाली जनता को लूटते आ रहे हैं, मगर अब जनता आप लोगों का साथ नहीं देने वाली। लोग समझ चुके हैं कि उन्हें किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं, और अब आप लोगों के सामने है। आप चाहें तो पूरे स्टेडियम में अपनी नजरें घुमाकर देख लीजिए।
स्टेडियम के हर कोने में आपको मेरी पार्टी का झंडा और मेरे पोस्टर नजर आएंगे। यह लोगों का प्यार है मेरे लिए। पिछले 3 इलेक्शन जीत चुका हूँ, आगे आने वाले इलेक्शन भी मैं ही जीतूंगा। यह बात आप सभी भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब आला कमान से कहकर मेरी मांगों पर गौर कीजिए। मैं अपने सारे सपोर्टर्स के साथ आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। युवराज के सामने बैठा एक वरिष्ठ नेता काफी हैरान होकर युवराज से कहने लगा, देखो युवराज, ये तुम अपने सपोर्ट के बदले में सीधे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांग रहे हो। यह सही नहीं है। अभी तुम्हारा तजुर्बा बहुत कम है पॉलिटिक्स में। हाँ, हम मानते हैं कि यह मैच ऑर्गेनाइजेशन करके तो तुमने सचमुच जादू कर दिया है, और हम यह भी जानते हैं कि यहाँ की युवा पीढ़ी तुम्हें कितना मानती है। मगर यह मत समझो कि हमारी आंखों पर पट्टियां लगी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों की सेवा करने का तुम सिर्फ ढोंग करते हो। तुम्हारी असलियत जब इन लोगों के सामने बाहर आएगी, तब यही लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे यह तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे ही उसे वरिष्ठ नेता ने युवराज से यह बात कही, वहां क्रिकेट के पीक पर एक बैट्समैन ने जोरदार छक्का लगाया। छक्का लगाते ही स्टेडियम में बैठे सारे लोग एक साथ अपनी टीम के सपोर्ट में जोश के साथ चिल्लाने लगे। युवराज भी बैट्समैन के शॉट को देखकर खूब जोर जोर से तालियां बजाने लगा। युवराज ने उस वरिष्ठ नेता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या आप जानते हैं वह बैट्समैन यह छक्का क्यों मार पाया? हालांकि सामने जो बॉलर है वह ऑस्ट्रेलिया की टीम का बहुत नामी बॉलर है, मगर वह क्या है ना कि अब उसकी बॉलिंग में वह धार नहीं रही जो कुछ सालों पहले थी। उसकी बॉलिंग जरा कमजोर हो गई है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपकी पार्टी का नाम तो बहुत बड़ा है, मगर इस वक्त आपकी पार्टी की पोजीशन लोगों की नज़रों में कुछ कमजोर होने लगी है। और इस वक्त पॉलिटिक्स की पीक का उभरता हुआ बैट्समैन अगर कोई है तो उसका नाम है युवराज। अब आप ही बताइए क्या करना है आपको? मेरा साथ लेकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है, या मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ना देकर अपनी पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए रिटायर कर देना है? युवराज की यह बात सुनकर अपोजिशन पार्टी के सारे नेता हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अपोजिशन पार्टी के एक नेता ने युवराज के पास आकर कहा, तुम्हें सुनकर पता नहीं चल रहा है कि ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? चलो मुझे बताओ, अगर हम तुम्हारी शर्तें मान लेते हैं तो क्या तुम यह गारंटी देते हो कि अगले इलेक्शन में हमारी पार्टी मेजोरिटी से जीतेगी? तभी ग्राउंड में बैट्समैन ने एक और चौका मारा। युवराज ने फिर से उस शॉट पर ताली बजाते हुए अपने बगल में खड़े नेता से कहा, नेताजी, अब तुम मौके पर चौका मारना खूब जानते हैं। अगर आप हमारी शर्तें मान लेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपकी पार्टी इस देश की सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन पार्टी बन जाएगी। तभी लगभग युवराज की उम्र के एक नेता ने हंसते हुए युवराज से कहा, अरे भाई, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लग गई है तुम्हारे हाथ में जो इतने कॉन्फिडेंस से यह बात कर रहे हो? उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर युवराज ने कहा, अगर लगी नहीं है तो लग जाएगी। क्रिकेट पीक पर खेल रहे बैट्समैन ने एक और छक्का लगाकर मैच अपनी टीम के नाम कर लिया। सारा का सारा स्टेडियम पटाखे और मोबाइल फोन के टॉर्च की रोशनी से चमकने लगा था। जैसे ही मैच खत्म होने के बाद युवराज ग्राउंड में इंटर हुआ, सारे के सारे लोग युवराज जयकारे के नारे लगाने लगे। हर तरफ युवराज की पार्टी के झंडे नजर आ रहे थे और लोगों ने युवराज के पोस्टर हाथों में पकड़ रखे थे। युवराज की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर अपोजिशन पार्टी के नेता दंग रह गए थे। युवराज के पीछे खड़े एक नेता ने धीमी आवाज में अपने बगल में खड़े दूसरे नेता से कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह आदमी कौन है। क्या सचमुच यह लोगों का मसीहा है या कोई जादूगर? तभी उस दूसरे नेता ने धीमी आवाज में इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे असली जादूगर इसकी माँ दमयंती देवी थी। लोग पूजा करते थे उनकी। यह सारा का सारा नाम उन्हीं का बनाया हुआ है जो आज इस युवराज को विरासत में मिल गया है। मगर सच कहूँ तो यह युवराज दमयंती देवी के पाँव की धूल भी नहीं। यूँ समझ लो, युवराज की शर्तें मानकर हम हमारी पार्टी के लिए दमयंती देवी की इमेज खरीद रहे हैं। लोग आज भी दमयंती देवी को बहुत मानते हैं। बहुत कुछ किया है दमयंती देवी ने इस शहर के लिए। बस हमें भी उनकी इमेज का फायदा उठाना है और युवराज के जरिए कमजोर पड़ती जा रही हमारी पार्टी को मजबूत करना है। वहां भूमिका के जाने के बाद भी अनिका ने घर जाने के लिए टैक्सी नहीं ली थी। अनिका पैदल ही गुलेरिया हाउस की ओर आगे बढ़ रही थी।
अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो सीसीटीवी फुटेज देखी थी उसमें जरूर कोई ऐसी बात थी जो दिखाई दे तो रही थी मगर फिर भी अनदेखी थी। मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। अनिका बस अपने हाथों पर हाथ रखे रास्ते पर चलती जा रही थी। ना तो अनिका को यह पता था कि वह कहाँ थी और ना ही अनिका को यह होश था कि वो पिछले काफी वक्त से दिल्ली हाईवे पर चल रही थी। अनिका जहाँ थी वहाँ से गुलेरिया हाउस लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था, मगर अनिका बस बिना रुके हाईवे पर चलती जा रही थी। हाईवे पर एक के बाद एक बड़े बड़े होर्डिंग्स पर युवराज की तस्वीरें देखकर अनिका आकाश के एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक बड़े से होर्डिंग्स पर युवराज और रोहित की तस्वीर एक साथ नजर आई। उस बड़े से होर्डिंग के नीचे लिखा था कि बहुत जल्द मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज युवराज के साथ मिलकर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा था। यह हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एशिया का सबसे बड़ा हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस होर्डिंग का क्या मतलब निकाले। एक तरफ अनिका का दिल कह रहा था कि उसे रोहित पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए जो प्रोजेक्ट के बारे में लिखा गया था। एक नामी बिजनेसमैन होने के नाते रोहित अगर वह प्रोजेक्ट करता है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं अनिका को युवराज की लोक सेवा वाले नकली चेहरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि युवराज के चेहरे के पीछे एक काफी घिनौना चेहरा था, मगर युवराज की इतनी बड़ी तस्वीर में भी अनिका उसका असली चेहरा देख नहीं पा रही थी। काफी देर तक कुछ सोचने के बाद अनिका दिल्ली हाईवे पर पैदल चलती रही। चलते चलते अनिका फिर से उसी जगह पर पहुंची जहां आकाश का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचकर अनिका कुछ देर के लिए उस पेड़ के पास खड़ी रही जिस पेड़ से आकाश की कार टकराई थी। कार के जलने की वजह से पेड़ को भी काफी नुकसान पहुंचा था। कार तो हटा ली गई थी मगर एक्सीडेंट की वजह से रास्ते पर बने निशान अभी भी ताजा नजर आ रहे थे। जमीन पर और पेड़ पर बने गहरे निशानों को देखकर अनिका को फिर से सीसीटीवी फुटेज में नजर आई आकाश की कार का एक्सीडेंट दिखाई देने लगा। अनिका बस चुपचाप उस पेड़ के पास खड़ी रास्ते पर नजरें बिछाए देखती रही। अनिका मन ही मन यह सोच रही थी कि कहीं से कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे अनिका यह पता लगा सके कि आखिर उसके भाई आकाश के साथ क्या हुआ था। अनिका मन ही मन उस सीसीटीवी फुटेज को भी बार बार अपने दिमाग में दोहराने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ अनिका की नजरें पेड़ के सामने रास्ते पर भी बिछी हुई थी। एक्सीडेंट की वजह से रास्ते पर गहरे काले टायर मार्क्स नजर आ रहे थे, उसके अलावा सब कुछ वैसा का वैसा ही था। अनिका पेड़ का सहारा लेकर खड़ी हो गई और कुछ देर तक बस आसपास के इलाकों को अच्छी तरह देखने लगी। दूर दूर तक बंजर जमीन नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर कोई किसान खेती नहीं कर पा रहा था। अनिका हाईवे से लगे एक बंजर इलाके में चलकर जमीन को महसूस करने लगी। उस जमीन पर पांव रखते ही अनिका समझ गई थी कि उस जमीन पर पानी की बेहद कमी थी और शायद इस वजह से उस जमीन पर खेती नहीं हो पा रही थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे पेड़ पौधे नजर आ रहे थे, मगर वह पेड़ पौधे ज्यादातर ऐसे पौधे थे जो बेहद कम पानी में भी जिंदा रह सकते थे। अनिका बॉटनी के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। वह उन पेड़ पौधों को देखकर समझ गई कि जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, मगर अनिका खुद भी यह सोच कर हैरान हो रही थी कि आखिर उसके दिमाग में ऐसे वक्त पर ऐसी बातें क्यों चल रही थी। अनिका वहां आकाश के एक्सीडेंट से जुड़ी कोई कड़ी ढूंढने आई थी, मगर अचानक ही अनिका के दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों घूमने लगे थे, यह बात तो खुद अनिका भी नहीं समझ पा रही थी। उस बंजर जमीन से चलकर अनिका वापस हाईवे की ओर जाने लगी। अनिका बार बार अपने दिमाग में आकाश के एक्सीडेंट की फुटेज चला रही थी। तभी अचानक अनिका के पांव बंजर जमीन पर आगे बढ़ते हुए रुक गए। अनिका के चेहरे पर काफी हैरानी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के दिमाग में कोई बात बिजली की तरह चमकी थी। अनिका अचानक अपने आसपास किसी को ढूंढने लगी थी। तभी वहां से एक आसपास में रहने वाला एक छोटा सा लड़का अनिका को गुजरता हुआ नजर आया। अनिका ने आवाज लगाते हुए उसे रोका और अपने पर्स से कुछ रुपये निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। उस लड़के ने शायद अपनी जिंदगी में इतने सारे रुपये एक साथ कभी नहीं देखे थे। उस लड़के के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस लड़के ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, थैंक यू आंटी। जैसे ही वह लड़का पैसा लेकर जाने लगा, अनिका ने उसे फिर से रोका और पूछा, क्या तुम यही रहते हो? उस लड़के ने भी मुस्कुराकर
जवाब देते हुए कहा, हाँ, यहाँ से कुछ ही दूर। मैं अपनी माँ के साथ झोपड़ी में रहता हूँ। आज इतने पैसे देकर मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। अनिका ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग पानी का बंदोबस्त कैसे करते हो? उस लड़के को अनिका की बात पर हैरानी तो हुई थी, मगर अनिका ने उसे काफी रुपए दिए थे, इसलिए वह अनिका को किसी तरह नाराज नहीं करना चाहता था। उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, हम सब जितने भी लोग झोपड़ियों में रहते हैं, वहीं पर एक सरकारी नल है, वहीं से पानी भरा करते हैं। क्या है कि यहाँ आसपास ना तो कोई नदी है, ना तो कोई कुआं है। पानी के लिए हमें सरकारी नल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मगर मैडम, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको प्यास लगी है? अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर एक दुकान है। अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो मैं आपके लिए वहाँ से पानी लेकर आऊँगा। दौड़ कर जाऊँगा और दौड़ कर आऊँगा। अनिका ने उस लड़के की पीठ थपथपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम जाओ बेटा। अनिका के सवाल पर उस बच्ची को काफ़ी हैरानी तो हुई, मगर उसे अपने पैसे मिल गए थे। वह खुश होकर दौड़कर वहां से चला गया। अनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर गहरी सोच में डूब गई। अनिका के माथे से पसीना मोतियों की माला की तरह चमक रहा था। गहरी सोच में डूबी हुई अनिका की सांस धीरे धीरे तेज होने लगी थी। अनिका ने जल्दी से अपने पर्स से फोन निकाला और भूमिका को कॉल लगा दिया। जैसे ही भूमिका ने अनिका का कॉल रिसीव किया, अनिका ने भूमिका से कहा, भूमिका, जिस जगह पर आकाश का एक्सीडेंट हुआ था वह जगह काफी बंजर है। मेरा मतलब है हाईवे के आसपास की जमीन बिल्कुल सूखी है। भूमिका को अनिका की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। भूमिका ने हैरान होते हुए फोन पर पूछा, हाँ, जब मैं भी एक्सीडेंट स्पॉट पर गई थी तब मैंने भी यह बात गौर की थी, मगर उसका एक्सीडेंट के साथ क्या कनेक्शन है? भूमिका की बात सुनकर अनिका ने कहा, कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर तुमने सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखा हो तो आकाश की कार जिस वक्त एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंची उसके कुछ ही सेकंड पहले कुछ घूंघट वाली औरतों ने रास्ता क्रॉस किया था। अनिका की बात सुनकर भूमिका ने कहा, हाँ, किया तो था। तो अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उन सारी औरतों के सर पर पानी का एक घड़ा था, चेहरे पर लंबा सा घूंघट। अनिका की बात सुनकर भूमिका ने कहा, हाँ, तो इसमें अजीब बात क्या है? गांव की औरतें अक्सर घूंघट डालकर ही घूमती हैं। आज भी दिल्ली के आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां औरतें घूंघट डालकर ही घुमा करती हैं। भूमिका की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने कहा, नहीं, घूंघट अजीब नहीं है, अजीब है उन सबके सर पर पानी का घड़ा रखा हुआ था। अनिका की बात सुनकर भूमिका ने कहा, अब इसमें क्या अजीब है? पानी का घड़ा रखा था, इसका मतलब है वह औरतें कहीं पानी भरने जा रही होगी या फिर कहीं से पानी भरकर आ रही होगी। अनिका ने भूमिका की बात बीच में ही काटते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। आसपास की पूरी जमीन सूखी है, बिल्कुल बंजर और बेजान होने के कारण यहाँ आसपास न तो कोई नदी है और न ही कोई कुआं है। यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पानी के लिए सरकारी नल पर निर्भर रहना पड़ता है। यह मैंने अभी यहाँ के एक लोकल बच्चे से पूछा है। उसने भी यह बात कही मुझे कि यहाँ आसपास ना तो कोई कुआं है और ना ही कोई नदी या तालाब है। फिर वह औरतें सर पर पानी का घड़ा लेकर कहाँ जा रही थी या कहाँ से आ रही थी? अनिका की बात सुनकर भूमिका भी हैरान हो गई। भूमिका ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उन घूंघट वाली औरतों का आकाश के एक्सीडेंट के साथ कोई कनेक्शन है? अनिका ने भूमिका से कहा, कनेक्शन है या नहीं यह देखने के लिए फिर से एक बार सीसीटीवी फुटेज को देखना होगा। भूमिका ने यह बात सुनते ही अनिका से कहा, मुझे लगा कि वह सीसीटीवी फुटेज कोई काम का नहीं है, इसलिए मैंने वह फुटेज एक पेन ड्राइव में डालकर वह पेन ड्राइव तुम्हें दे दी थी। हालांकि तुम्हारे फोन में भी इस वक्त वह फुटेज मौजूद है। अनिका ने भूमिका से कहा, ठीक है, मैं फिर से एक बार वह फुटेज देखती हूँ और यह पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि उन घूंघट वाली औरतों का आकाश के एक्सीडेंट के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं।